बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे पीएमएस जर्नल जो आया है जिसकी 119 सीट्स हैं। उसमें जो कट ऑफ डेट है एक तो वो, और दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हमें किस तरह से सिलेक्ट करने चाहिए। तो अब सबसे पहले तो कट ऑफ डेट जो कि 1 जनवरी 2025 होनी चाहिए थी, और वो रखी गई है 1 जनवरी 2026। ये 1 साल एज़ पर प्रीवियस प्रैक्टिस 2025 होनी चाहिए थी, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस दफ़ा 1 जनवरी 2026 रखी है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे सीरियस उम्मीदवार हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे थे। वो कट ऑफ कट ऑफ डेट की वजह से वो अप्लाई नहीं कर पा रहे। यकीनन ये उनका हक बनता है। देखें, अब अगर 2 साल पीएमएस अनाउंस नहीं हुआ तो इसमें मेरे ख्याल में कैंडिडेट्स का कसूर नहीं है। तो अब 2025 ही होनी चाहिए थी, 1 जनवरी 2025। चलें, अब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इश्तिहार दे दिया है, तो अब इसका मुमकिन हल क्या हो सकता है? इसका मुमकिन हल ये है कि मैं नीचे एक ग्रुप का जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा, ज़ुबैर उसका नाम भी मेरा हमनाम है वो। उसका मैं आपको नंबर भी नीचे शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसके साथ राब्ता भी कर सकते हैं, और उन्होंने एक ग्रुप भी मेरे साथ शेयर किया है कि वो कैंडिडेट्स जो इस प्रोसेस के अंदर ऐड होना चाहते हैं कि वो कट ऑफ जो डेट है उसके अगेंस्ट एक लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कोई रिट पिटीशन जो है वो करना चाह रहे हैं। तो आप में से वो लोग जो सीरियस हैं और चाहते हैं कि इसके अंदर कोई तरमीम हो या इस डेट के अंदर कोई उन्हें रिलीफ मिले, तो आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप लोग इन जो ज़ुबैर साहब हैं इनके साथ राब्ता भी कर सकते हैं। रात मैंने मालूम किया है इनसे कि आपको क्या लगता है कि इस केस की जो ऐसा समझ लें कि मुस्तकबिल होगा वो क्या होगा। तो उन्होंने मुझे 2 मुख्तलिफ केसेस जो हैं उनका हवाला दिया है कि इन 2 मुख्तलिफ केसेस के अंदर, वो भी दोनों के दोनों पीएमएस के केसेस थे, कि उसके अंदर जिन लोगों ने भी पिटीशन दायर की थी, पब्लिक सर्विस कमीशन ने उन्हें अप्लाई करने की इजाज़त दी थी। एक जो अभी इस वाला था, इसमें तो चलें वो फिर दोबारा रिव्यू में चले गए पब्लिक सर्विस कमीशन वाले, और उन्हें इम्तिहान में नहीं बैठने दिया गया। लेकिन जो इससे पिछला पीएमएस था 2022 वाला, उसमें बाकायदा लोगों को बैठने भी दिया गया, और उसमें से कोई बता रहे थे कि शायद 1-2 रिकमेंड भी हुए थे फिर। तो इसका मतलब ये है कि वो सीरियस उम्मीदवार थे, और अगर आप लोग भी सीरियस उम्मीदवार हैं और आप लोग चाहते हैं कि आप लोग एक जॉइंट तरीके से कोई पिटीशन दायर करें, तो जो जो नीचे ग्रुप दिया जाएगा और नीचे जो नंबर दिया जाएगा, आप इसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं ताकि आप भी उसका हिस्सा बन सकें। ताकि ज़्यादा लोग अगर होंगे ये अपना राइट क्लेम करने वाले, तो उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि जब ज़्यादा लोग राइट क्लेम करने वाले होते हैं तो उसमें रिलीफ़ मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जी, अब आ जाते हैं हम पीएमएस के जो हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, हम उन्हें किस तरह से सिलेक्ट करें, और हमें कौन-सा जो फ़ॉर्मूला है उसको दिमाग में रखना चाहिए। देखें जी, पीएमएस जो हमारे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, उन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर हमेशा जिस चीज़ को फ़ॉलो किया जाता है, वो होता है जी स्कोर, कि कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर नंबर ज़्यादा आते हैं। तो अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई मास्टर्स या बीएस ऑनर्स किया होता है, इवन के एमफिल भी किया होता है। तो वो जब पेपर ऑप्ट करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो उसमें इवन के वो अपना जो कोर सब्जेक्ट होता है वो उसको भी छोड़ देते हैं। सिर्फ इस वजह से कि उस सब्जेक्ट के अंदर जो कम्पेटिटिव इम्तिहान है, उसके अंदर नंबर आने के चांसेस ज़रा कम होते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे मेरे अपने दोस्त हैं जिनका अपना कोर सब्जेक्ट था, उन्होंने उस सब्जेक्ट के अंदर उस सब्जेक्ट को ऑप्ट नहीं किया, और क्योंकि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, सवाबदीदी इख्तियार है आपका कि आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पीएमएस के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में एक चीज़ जो मद्देनज़र आपने रखनी है कोर्स आउटलाइन को जब देखने के बाद, कि उसका स्कोरिंग ट्रेंड क्या है। देखें, पीएमएस में आपके जितने ज़्यादा स्कोर आएँगे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से, उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपको जो है वो अगर थोड़े नंबर आते हैं इवन के आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में से, कोई 1-2 सब्जेक्ट ऐसा होता है जो हिट हो जाता है और उसमें से नंबर जो हैं वो कम आते हैं कंपैरेटिवली, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उसका कंपनसेशन के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अब आपने जब ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, एक तो ये है कि अगर आपका कोर सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर आपने बीएस या मास्टर्स या एमफिल किया हुआ है, अगर आपको पता है कि उस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी ग्रिप है और कम्पेटिटिव इम्तिहान की जो आउटलाइन है, वो आप आसानी से
और अच्छे तरीके से और प्रेजेंटेबल तरीके से मीट कर सकते हैं तो फिर तो ज़रूर रखें। वो आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगा कि आप उसके ऊपर कम टाइम लगाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके उस सब्जेक्ट के अंदर जो स्कोरिंग मार्जिन है वो कम है या उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है और ये टाइम शॉर्ट टाइम के अंदर अगर इम्तिहान होता है और आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करें जिनके अंदर कम टाइम में आप अच्छी तैयारी कर सकें। अब लाइक जैसे कि मैंने खुद जब दिया था मेरा इम्तिहान में, जो मेरे सब्जेक्ट्स थे उसमें पॉलिटिकल साइंस मैंने 200 नंबर का ऑप्ट किया था, 200 नंबर का पंजाबी और 200 नंबर का सोशल वर्क ऑप्ट किया था। अब ये तीन सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की रीज़न क्या थी? पहले मतलब ये इन तीन सब मैं इसलिए ताकि आपको समझा सकूं कि आपने किस तरह से अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अब मैंने जो सोशल वर्क एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट किया था उसकी रीज़न ये थी कि अब क्योंकि उसके अंदर मैंने एमफिल किया हुआ है और उसकी जो कोर्स आउटलाइन मैंने देखी थी, तो मुझे ये लग गया था कि शायद अगर इसको मैं ना भी पढ़ के जाऊं तो मैं इस पोजीशन में हूँगा कि मैं 130 135 नंबर ले सकूंगा, जो कि मैंने अपने लिए एक मार्जिन सेट कर लिया था कि ये मैं सेफ जोन के अंदर रह सकता हूं कि अगर मैं इसको ऑप्ट करूं। तो आप में से वो लोग जो सोशल वर्क को ऑप्ट करना चाहते हैं एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो वो दो चीज़ें मेरी दिमाग में रखें। इसका जो पेपर वन है वो बहुत आसान है। पेपर वन में आपके पास ह्यूज मार्जिन है कि आप ज़्यादा नंबर ले सकते हैं, क्योंकि 100% जर्नल क्वेश्चन आते हैं कि सोसाइटी क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है, फिर पाकिस्तानी सोसाइटी के खद्दोखाल क्या हैं, फिर हमारे माशरे के अंदर जो सोशल इश्यूज़ हैं हमारे वो कौन से हैं, उनका सलूशन क्या है। मीन इस तरह की जो जेनेरिक चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमें मिलती हैं पेपर वन के अंदर। और पेपर टू के अंदर जो इसके जो कोर सब्जेक्ट है सोशल वर्क वो ऐड किया जाता है और उसमें से आपको पता है कि चार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कोर सब्जेक्ट के होते हैं। लाइक उसके अंदर सोशल केस वर्क के बारे में आता है, सोशल ग्रुप वर्क के बारे में आता है, सोशल अपना कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में आता है, या वॉलेंट्री और जो प्रोफेशनल सोशल वर्क है उसके अंदर जो डिफरेंस है उसके बारे में। ये चार सवालात जो आते हैं ये कोर सवालात होते हैं। और इनको जो किताब अभी मैंने आज किताबें देखी हैं मुख्तलिफ, अनफॉर्चुनेटली सोशल वर्क के ऊपर कोई ऐसी किताब नहीं है कि जिसको मैं ये कहूँ कि ये 100% आपका सिलेबस कवर कर देगी। लेकिन जो अदनान अदनान साहब ने किताब लिखी है एक सोशल वर्क की जो पीएमएस के हवाले से है, वो कंपैरेटिवली बेहतर किताब है। मैं ये कहूँ कि वो भी कोई 100% आपका सिलेबस कवर करेगी तो नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली कुछ बेहतर किताब है। जो उसका दूसरा हिस्सा है उसके लिए मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मुस्तकबिल करीब के अंदर ये जो कोर चीज़ें हैं सब्जेक्ट की, सोशल वर्क की जो कोर्स चीज़ें हैं, उनके ऊपर कोई एक एक घंटे की या आधे आधे घंटे की कोई वीडियोस बना लें हम, जो जो उसके अंदर कंटेंट दिया जाता है या होना चाहिए पेपर के अंदर, वो फिर हम अपने इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। वो आप में से जो लोग सोशल वर्क रखेंगे उन्हें वो फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा भी मार्केट के अंदर एक उर्दू की किताब है सोशल वर्क की, गुल रुख सईद की किताब है। अगर आप में से कोई बंदा उर्दू पढ़ के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है, या अदनान साहब की किताब के साथ वो एक गुल रुख सईद की किताब ले ले, तो मेरे ख्याल में उससे उसको फ़ायदा हो सकता है। वैसे सोशल वर्क थ्योरी एंड प्रैक्टिस के नाम से डॉक्टर खालिद की किताब भी मौजूद है, लेकिन वो मैं पीएमएस के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर कोई लेक्चरर का पेपर होता तो उसके लिए मैं ज़रूर कर देता। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। अब पॉलिटिकल साइंस के ऊपर मल्टीपल किताबें मौजूद हैं। अब जो मैंने खुद ज़ाती तौर पर फॉलो की थी, वो की थी वर्ल्ड टाइम्स वालों की किताब है पॉलिटिकल साइंस की। उसके अंदर पेपर वन और पेपर टू दोनों दिए गए हैं, लेकिन उसके अंदर भी इसी तरह से एक इशू है कि जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं वो ज़्यादा ज़्यादा नहीं दिए गए, पहली बात। और दूसरा ये है कि ये जो सीएसएस की जो किताब है, पीएमएस और सीएसएस की पॉलिटिकल साइंस वर्ल्ड टाइम्स वालों की, इसके अंदर पॉलिटिकल मॉडल्स जो हैं, जो कि एक दो पॉलिटिकल मॉडल हैं, उनमें से एक हर सूरत में पेपर में आता है। तो वो जो पॉलिटिकल मॉडल वाला क्वेश्चन है 20 नंबर का, वो पूरे का पूरा एड्रेस नहीं किया गया। तो अगर आप वो किताब लेते हैं तो बाकी चीजें उसमें से आपकी कवर हो सकती हैं। जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं या फिर पॉलिटिकल मॉडल्स जो हैं, जो कि आप अगर पास पेपर देखेंगे तो आप हर पेपर के अंदर देखेंगे कि कौन सा आया हुआ है, ये दो उसके अंदर कवर नहीं होते। इनको फिर आपको थोड़ा सा सेपरेट तैयार करना पड़ेगा अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। फिर उसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट था मेरा वो था पंजाबी। अब पंजाबी एक रखने की क्या रीज़न थी?
पंजाबी शायद रखने की ये रीज़न थी कि आप जब भी कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, लाइक अगर आप में से कोई बंदा कोई पर्शियन करेगा या पंजाबी करेगा या उर्दू करेगा, आप उससे पूछेंगे कि आपने उर्दू क्यों सेलेक्ट की, इसी तरह आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैंने पंजाबी क्यों सेलेक्ट की थी। उसकी रीज़न ये थी कि जैसे ऐसा बंदा जिसे पोएट्री से लगाव हो, या वो पोएट्री याद कर सकता हो, या उसने पोएट्री याद की हुई हो, या वो ऐसा मतलब महफ़िल में बैठता रहा हो जो कि पोएटिक किस्म की हो, ताकि उसके अंदर वो सेंस प्रिवेल होती है पोएट्री की, और कुछ ना कुछ चीज़ें उसको याद होती हैं। तो मेरा पंजाबी रखने का भी बुनियादी मकसद यही था कि मुझे, क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज के अंदर आपको जितनी ज़्यादा पोएट्री आती होगी, आप उतने अच्छे तरीके से रेफरेंस कोट करके पोएट्री के और आप एक्सप्लेन कर सकेंगे चीज़ें। ठीक है? तो मैंने इसलिए रखी थी। इसी तरह कुछ लोग ऐसे हमारे दोस्त भी थे जिन्होंने उर्दू रखी हुई थी। मेरा एक दोस्त था, उसके उर्दू में 156 नंबर भी थे। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न एक यही भी थी। एक तो उर्दू पूरे के पूरे अदब की तारीख़ के साथ-साथ जो किसी का शायरी के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होता है, तो उसके लिए ये सब्जेक्ट फिर बहुत आसान हो जाते हैं। तो अगर आप में से कोई ये ज़ौक़ रखता है, उसे शेर याद भी हो सकते हैं। शेर याद होने के साथ-साथ उसे ऑलरेडी भी याद हैं, या उसका शौक भी है इस तरह की महफ़िल में बैठना, तो मेरे ख़्याल में उसके लिए फिर लैंग्वेज जो है पंजाबी हो या उर्दू हो, इससे अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता कि जो उसको मतलब अगर उसने नंबर लेने हैं तो। अब पंजाबी के लिए जो किताब मैंने पढ़ी थी, वो कमर हसनैन कादरी साहब की किताब थी पंजाबी की, जो कि बहुत अच्छी किताब है। हर हवाले से वो तकरीबन जैसे हम कह सकते हैं कि 100 के 100% जो पेपर है, वो उसमें से कवर हो सकता है। तो आप उनकी किताब पेपर 1 और पेपर 2 2 होंगी पंजाबी की, तो आप वो दोनों ले लें अगर आप पंजाबी रखना चाहते हैं, तो मेरे ख़्याल में उसमें से आपका मसला हल हो जाएगा। और सेम अगर आप उर्दू रखेंगे, तो उर्दू के लिए आपको थोड़ा-सा फिर पढ़ना पड़ेगा। तारीख़ उर्दू अदब आपको पढ़नी पड़ेगी, या किसी और अच्छे राइटर की जो उर्दू अदब के ऊपर जो किताब लिखी हुई है, मुख्तलिफ़ जो उर्दू अदब के अंदर तहरीकें चलती रही हैं, उसके ऊपर अगर कोई किताब लिखी हुई होगी, तो आप अगर वो पढ़ेंगे, तो आपका मसला हल हो जाएगा। तो ये इस तरह से जी, ये 3 सब्जेक्ट्स थे जिसके बारे में मैंने बताया आपको। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एजुकेशन रख लेते हैं, यकीनन एजुकेशन में अगर उनका अच्छा बैकग्राउंड है, तो वो ज़रूर रखें। बट हर हवाले से इस चीज़ को ज़रूर आपने देखना है कि आप जो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, आप एक दफ़ा किसी न किसी फोरम पर ये चेक कर लें कि उस सब्जेक्ट के हाईएस्ट नंबर कितने रहे हैं। लाइक आप में से वो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो खामख़ा में साइकोलॉजी रख लेंगे, जिन्हें साइकोलॉजी का पता ही नहीं होगा। ऐसा ना करें। आपको जिस सब्जेक्ट के बारे में मालूम है, आप वो थोड़ा-सा रखें। अगर आपने कोई एक्सपीरियंस करना है, तो फिर वो ऐसा एक्सपीरियंस करें, जिसके अंदर कोई साइंटिफिक चीज़ें ना हो। मीन ऐसा हो कि अगर आप उसमें कोई रट्टा-शट्टा लगा लें, तो आपको मदद दे। अब ये है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से आप किस तरह से नंबर ले सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट में पीएमएस के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें आप जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितना अच्छा आपका पेपर प्रेजेंटेड बहुत अच्छा होगा, आपके नंबर आने के उतने ज़्यादा चांसेस हैं। इसमें क्वालिटी के साथ-साथ क्वांटिटी ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है, वो भी बहुत ज़रूरी है। आपने बाकायदा हेडिंग्स देनी है, आप बाकायदा हर क्वेश्चन की आउटलाइन बना लें, टाइम मैनेज ज़रूर करें, आउटलाइन बना लें और उसके बाद हेडिंग्स दें। अगर कोई ग्राफ आपको आता है, तो आप ग्राफ दें। आप अपने नंबर देखिएगा कि कितना डिफरेंस आता है आपके अंदर। आप जहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे आगे आपके 130 नंबर आने चाहिए, और आप अगर उस पेपर को प्रेजेंटेबल बनाते हैं, तो आप 150 नंबर भी ले सकते हैं। मीन इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है जब आप पेपर को प्रेजेंटेबल बनाते हैं। तो प्लीज़ सब्जेक्ट जो है बड़े वाइज तरीके से रखें, जो कि कम टाइम में तैयार हो जाएँ और ज़्यादा स्कोरिंग भी हो। तो ये आज हमारी वीडियो थी। मैं कोशिश करूँगा कि अगले कुछ 2-4 दिनों में जो और कोई सब्जेक्ट्स हैं कुछ, लाइक कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कम्युनिकेशंस रखते हैं, जिसे हम मैस कॉम कहते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपके नंबर आ सकते हैं। हमारे एक दोस्त हैं वैस साहब, उनके 176 नंबर आए थे उस पेपर में। इसका मतलब ये है कि वो आराम से आ सकते हैं। 176 नंबर अगर एक बंदे के आए हैं, तो उसने अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया, फिर उसको प्रेजेंटेबल बनाया, तो उसके नंबर इतने ज़्यादा आ गए। तो अब वो पॉलिटिकल साइंस और मैथ्स कॉम एक ही ग्रुप के अंदर मौजूद है, तो आप उन दोनों में से कोई एक रख सकते हैं। इसी तरह सोशल वर्क के अंदर सोशियोलॉजी भी मौजूद है। अगर आप में से कोई ऐसा बंदा जो कि सोशियोलॉजी रखना चाहता है, उसका ये फ़ायदा है कि सोशियोलॉजी की इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी अब्दुल अज़ीज़ तग्गा साहब की जो किताब है, वो मुकम्मल सिलेबस को कवर कर लेती है, और आप आसानी से वो भी कर सकते हैं तैयार।
आपको उसके लिए भी फ़ायदा हो सकता है। इस तरह से मुख्तलिफ जो हर ग्रुप के अंदर कोई और सब्जेक्ट्स हैं जो मैचेबल हैं, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बात करेंगे। राइट नाउ आप में से वो लोग जिनका कट ऑफ डेट का इशू है, तो प्लीज़ आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करें और अपने लिए आवाज़ उठाएं। बहुत शुक्रिया।